हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3, इसका वीडियो नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं भूकंप की माप, यानी भूकंप को कैसे मापा जाता है, मेजरिंग अर्थक्वेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहते हैं भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंप की तीव्रता के आधार पर, यानी वो कितना तेज आया है, अथवा आघात की तीव्रता, आघात यानी उस भूकंप से हानि कितनी हुई है, उसके आधार पर किया जाता है। यानी दो आधार हैं, एक तीव्रता का आधार और एक आघात की तीव्रता। भूकंप की जो तीव्रता है उसकी मापनी, यानी उसका जो मेजरिंग स्केल है, उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। आपने सुना होगा, काफ़ी टीवी वगैरह में और न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा, के नाम से जाना जाता है भूकंप की तीव्रता को। और भूकंप की तीव्रता भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, उससे संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 हो सकती है। 6 या 6.5 तक का भूकंप ना के बराबर तबाही करता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही वो करता है। तो ये थी भूकंप की तीव्रता के बारे में। अब देखो आघात की तीव्रता, जो आघात की तीव्रता है, इसको इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर जाना जाता है। देखो एमसीक्यू बनता है यहाँ से। एक तो एमसीक्यू बनता है कि भूकंप की तीव्रता की मापनी कितनी होती है, 0 से 10 होती है। भूकंप की तीव्रता को किससे नापा जाता है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ऐसी आघात की तीव्रता को किससे मापा जाता है, मरकैली स्केल से। इसको नाम भी मरकैली स्केल बोला जाता है, और इटली के वैज्ञानिक थे ये। यह झटकों से, यानी जब भूकंप आता है तो झटके लगते हैं, उससे प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित होती है आघात। इसकी मापनी 1 से 12 तक होती है। आघात की तीव्रता की 1 से 12 तक, और भूकंप की तीव्रता की 0 से 10। अब जो रिक्टर स्केल जो होता है सिस्मोग्राफ पे जो मापा जाता है, देखो ये होता है हमारा सिस्मोग्राफ, है ना। ये इस तरह का सिस्मोग्राफ है। ये यहाँ पर आप देखोगे, इधर ये एक वायर होता है, इधर नीचे ये पेन है, और ये जो नीचे सिलेंडर है इसके ऊपर एक कागज़ लगा हुआ है। तो जब भूकंप आने वाला होता है उससे पहले उसकी जो कंपन है, उसकी जो ऊर्जा निकलती है, ये महसूस कर लेता है, और इस तरह की ये जो आपको इस सिलेंड्रिकल पेपर पर लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो ये वेव्स बनाना शुरू करता है। ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी वेव्स होती हैं, पी, एस और एल। सबसे पहले पी तरंगों को पहचानता है, फिर एस को, और उसके बाद एल को। तो ये हमारा सिस्मोग्राफ होता है। और इस तरह का ये जो सिलेंडर के ऊपर जो कागज़ लिपटा होता है, जब हम इसको खोल के देखते हैं तो इस तरह की वेव्स इस पे से निकल कर आती हैं। सबसे पहले ये पी वेव्स, फिर ये एस वेव्स, और ये सबसे बाद में सरफेस वेव्स, एल वेव्स बोलते हैं हम जिनको। अब भूकंप के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं ये आपको पता ही है वैसे तो। कहता है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक तरीके से आती है, कोई नेचुरल नहीं होती। हालांकि नेचुरल भी होती है, जो कोई हाइड्रोजन बम वगैरह का परीक्षण करता है, लेकिन मोस्टली ये प्राकृतिक ही है। इसके निम्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे भूमि का हिलना, है ना, धरातलीय विसंगति। तो भूमि का हिलना हो गया, धरातलीय विसंगति हो गया, भूस्खलन यानी भूमि कट जाती है, मृदा द्रवण मिट्टी दब जाती है, धरातल का एक तरफ झुकना, एक तरफ को झुक जाता है वो, हालांकि हम उसे आंखों से मेजर नहीं कर सकते। हिमस्खलन यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके ऊपर से बर्फ़ सरकने लगती है। धरातलीय विस्थापन, धरातल अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है। बांध और तटबंध टूट जाते हैं, उनके कारण बाढ़ आ जाती है। आग भी लग जाती है भूकंप के कारण। इमारतें टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना। और सुनामी, सुनामी कब आती है, जब भूकंप का जो केंद्र है वो समुद्र के अंदर होता है, तब सुनामी भी आ जाती है। अब देखो ये हमने 12 बनाए, क्या था इसमें से प्रथम 6, इनमें से उपरोक्त 6 का प्रभाव स्थल रूप पर देखा जा सकता है। स्थल रूप यानी जमीन के ऊपर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाली जनधन की हानि से समझा जा सकता है। ये हमें ऊपर वाले जो हैं ये स्थल रूप पे दिखते हैं, और बाकी जो 6 हैं ये इससे पता चलता है कि कितनी हानि हमारी हुई है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री स्थल पर हो, यानी समुद्र के तल पर हो। भूकंप की तीव्रता भी अधिक होनी चाहिए, तभी सुनामी आएगी। ऐसा नहीं कि छोटा सा भूकंप आया तब भी आ गई। सुनामी अपने आप में कोई भूकंप नहीं है, यह वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक हो, इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। यानी सुनामी अधिकतर तभी आती हैं जब रिक्टर स्केल पर जो रीडिंग है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो ये था हमारा सारा भूकंप के बारे में। आइए
अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी हमारी अंदर से कैसी है, जितना वैज्ञानिक आज तक खोज पाए हैं उसके आधार पर हम बताते हैं। कहता है अंततः भूकंपीय तरंगों को आधार मानते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्नांकित 3 परतों के रूप में विभाजित किया गया। आइए पढ़ते हैं। देखो ये हमारा वो पृथ्वी है, ये दिखाई दे रही है। सबसे पहले भूपपटी जो ऊपर ऊपर की सतह होती है हमारे पास, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सी दिखाई दे रही है ना, सिर्फ ये जहाँ पर ये मैं रेड रेड चला रहा हूँ, ये होती है हमारी भूपपटी। फिर ये जो रेड वाला बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मेंटल होता है। और ये जो अंदर वाला पूरा ये पूरा जो होता है ये होता है हमारा कोर। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑरेंज वाला बाह्य कोर और अंदर वाला आंतरिक कोर। वैसे 3 ही है, ये दोनों को हम क्रोड बोलते हैं। क्रोड को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख रखा है, 1 2 3। भूपपटी कह लो या भूपृष्ठ कह लो, अभी आगे नाम आएंगे इनके। और फिर यहाँ भी हमें देखो बना के दिखा रखा है इन्होंने, ये एक टुकड़ा लेके इस तरह से इसको बना के हमें दिखाया हुआ है। अब इसमें देखो क्या कहता है, देखो यहाँ से ये जो ऊपर ऊपर का ब्लैक ब्लैक है, सिर्फ इतना पोर्शन, ये 0 से लगभग 30 किलोमीटर, ये होती है हमारी भूपपटी, ठीक है। और फिर 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये हमारी दूसरी परत है। यानी ये हो गई हमारी भूपपटी, ये हो गई हमारी मेंटल, और ये हो गई हमारी क्रोड। ये भूपपटी, ये मेंटल, और ये हमारी हो गई क्रोड। फिर बाद में इन्होंने मेंटल को भी 2 भागों में बांट रखा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कहाँ से? यहाँ से ये जो पोर्शन है ये भी, ये वाला, ये सारा ऊपरी मेंटल और नीचे वाला निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल को ये 200 किलोमीटर तक नापा हुआ है। फिर इसको ये 200 किलोमीटर तक ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, इसको हम स्थलमंडल में काउंट करते हैं। तो इसी तरह से बनते चले जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में सारा, ये आपको दिखाई दे रही है। ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाह्य क्रोड है। वैसे ये पूरी हमारी क्रोड है, लेकिन यहाँ से लेकर ये बाह्य क्रोड है, और ये पोर्शन हमारा आंतरिक क्रोड है। इसमें किलोमीटर भी दे रखे, कहाँ से कहाँ तक किलोमीटर है। आइए भूपृष्ठ, देखो भूपृष्ठ की गहराई लगभग 33 किलोमीटर होती है, और घनत्व यहाँ पर है 2.7 से 2.7। घनत्व का मतलब पदार्थ तो कितने ज़्यादा हैं, एक निश्चित क्वांटिटी अगर ले लें उसमें पदार्थों की मात्रा कितनी है, इसको हम घनत्व बोलते हैं। तो भूपृष्ठ कह लो, पपटी, देखो भूपृष्ठ अथवा भूपपटी या क्रस्ट इंग्लिश में, अथवा क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पर हम रहते हैं। इसका धरातल से लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक यह फैला हुआ। हालांकि 0 से 30 लिख रखा था, लेकिन लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक ये होता है। यह भात बहुत ही भंगुर है, भंगुर यानी मुलायम है, और जल्दी टूट जाने की क्षमता रखता है। तभी तो हम गड्ढा आसानी से कर लेते हैं ज़मीन में। आगे कहता है भूपपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है। क्यों? महासागर तो पहले से गहरे हैं, तो वहाँ से जब हम भूपपट्टी को नापेंगे तो हो सकता है 5 किलोमीटर तक ही हमारी वो भूपट्टी ख़त्म हो जाए, और पहाड़ों के ऊपर और भी ज़्यादा हो जाती है। कहता है महाद्वीपों के नीचे भूपट्टी की जो औसत मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर तक है। महाद्वीप कौन से? जो ज़मीन है, समुद्र के अलावा जो ज़मीन पाई जाती है वहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर है। वहीं महासागरों के नीचे क्रस्ट की औसत, यानी महासागर यानी जहाँ समुद्र का तल है, अगर वहाँ से उसको हम नापें तो वो 5 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि समुद्र ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ 25 किलोमीटर तक गहरा है। लेकिन वहीं अगर हम पहाड़ों पर चले जाएं, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, वहाँ से वो तो वैसे और ऊंचे हो गए, तो वहाँ से भूपपट्टी की जो मोटाई है लगभग 70 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी ऐसे ऐसे पहाड़ भी हैं जो 50 किलोमीटर ऊँचे हैं। कहने का मतलब इनका ये हो गया। कहता भूपपट्टी का जो निर्माण है, अब ये बनी हुई किससे है? मेन चीज़ इसमें फेल्डस्पार जैसे खनिज तथा ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहे जैसे तत्वों से ये बनी हुई है। अब आगे भूकंपीय तरंगों में अंतर के आधार पर, भूकंपीय तरंगे हम पढ़ चुके हैं, पी, एस और एल, उसमें जो अंतर होता है उसके आधार पर भूपपट्टी को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपपट्टी को भी 2 भागों में विभाजित किया रहा है, ऊपरी भूपपट्टी और निचली भूपपट्टी, ठीक है। ऊपरी जो भूपट्टी है लगभग 0 से 5 किलोमीटर तक की मानी जाती है। तो ऊपरी भूपपट्टी में जहाँ पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ऊपर वाली में, और वहीं नीचे वाली में बढ़कर कितनी हो जाती है? 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है हो जाती है। तो बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये सारे ध्यान से पढ़ते रहो, तुम्हारी बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है।
अब ऐसे ही घनत्व में अंतर होता है। जो ऊपरी तथा निचली भूप्रपट्टी के बीच में घनत्व में जो अंतर होता है, उस घनत्व में अंतर को हम कोनराड संबंधता के नाम से जानते हैं। एमसीक्यू बनेंगे यहाँ से। अब भूप्रपट्टी की जो निचली परत है वो अति क्षारीय चट्टानों से बनी हुई है, यानी नीचे के, यानी जैसे जैसे ज़मीन को हम खोदते चले जाते हैं तो चट्टानें भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। कब? 5-7 किलोमीटर के बाद। इतनी हम नॉर्मली नहीं खोदते, जैसे हम खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ तो मिट्टी निकलती है, लेकिन 5-7 किलोमीटर के बाद वहाँ चट्टानें निकलनी शुरू हो जाती हैं। कहता भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, यानी धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल के अंतर्गत ये शामिल होता है। इसकी मोटाई महाद्वीप और महासागरों में अलग अलग हो सकती है, जैसे भूपट्टी की होती है। सामान्यतः भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। क्वेश्चन बनता है भूकंप कितनी गहराई तक आते हैं? 0 से 200 किलोमीटर तक गहराई तक ही भूकंप हमारे आते हैं। तो ये थी हमारी पहली परत पृथ्वी की। अब दूसरी परत, इसको भूप्रवार कह लो या मेंटल कह लो। इसकी गहराई 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है और घनत्व यहाँ 3 से 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर का अगर हम टुकड़ा उठा लें जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, जैसे डाइस होती है हमारी लूडो खेलने वाली, अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला ऐसी डाइस उठा लें तो उसमें जो पदार्थ का घनत्व है वो कितना है, मेन चीज़ ये है। भूप्रपट्टी के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है उसे परवार अथवा मेंटल के नाम से जाना जाता है। 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई होती है। निचली भूप्रपट्टी यानी निचली भूप्रपट्टी जो ऊपर वाली है के नीचे भूकंपीय तरंगों की गति में एकाएक होने वाले वृद्धि ऊपरी मेंटल परत की उपस्थिति को दर्शाता है। क्योंकि जहाँ निचली भूप्रपट्टी में पी तरंगों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ऊपर बढ़ा अभी हमने, वहीं मेंटल में कितनी हो जाती है? और बढ़ जाती है ये 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर तक प्रति सेकंड तक हो जाती है। भूकंपीय तरंगों में होने वाली इस वृद्धि को, ये जो वृद्धि होती है इसको हम बोलते हैं मोह असंबता। ऊपर जो घनत्व में जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से हम क्या बोल रहे थे? कोनराड। यहाँ पर जो ये जो पी तरंगे हैं उनकी जो गति बढ़ रही है उसको हम मोह असमता के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 60% भाग मेंटल में ही विद्यमान है। यानी पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का 83% भाग मेंटल है, और अगर पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान यानी भार मान लें वो 60% मेंटल के अंदर ही आता है। मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से 5.5 तक, ऊपर हमने 3 से 5 लिखा, लगभग आसपास ही होता है। भूकंपीय तरंगों में भिन्नता के आधार पर मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल का जो परत है वो 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है, और निचली मेंटल जो है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक होता है। अब इस 700 में से भी 200 तक हमारा स्थल मंडल होता है, उसके बाद दुर्बलता मंडल भी आ जाता है, अभी पढ़ेंगे आगे। क्या था? ऊपरी मेंटल परत अधिक घनत्व वाली मजबूत चट्टानों से बनी होती है। इसमें मैग्नीशियम होता है, लोहे जैसे भारी खनिज की प्रधानता होती है। ऊपरी मेंटल का जो औसत घनत्व है वो 4.5 पाया जाता है। यहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा है, 1900 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, यानी जो ऊपरी मेंटल है हमारा, ऊपरी मेंटल जो भूप्रपट्टी से लगा हुआ है, उसी जो भूप्रपट्टी से बिल्कुल टच में है भाग, उसी को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा, राख, गैस इसी भाग से मुख्य तौर पर भाग निकलते हैं। कहाँ से? दुर्बलता मंडल से। अब ऊपरी मेंटल परत को निचली मेंटल परत से अलग करने वाली असमता रेफ्टी असमता होती है, यानी जो इन दोनों परत को अलग करती है। निचली मेंटल परत मध्य मंडल के नाम से भी जानी जाती है। सारे नाम आपको याद रखने हैं। निचली मेंटल मुख्य रूप से ओलिवाइन चट्टानों से बनी होती है। इसकी गहराई 700 से 2900 किलोमीटर तक होती है और औसत घनत्व इसका 4.5, ऊपरी का 5.5 ऊपरी वाले का। और यहाँ तापमान और बढ़ जाता है, यहाँ तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। निचली मेंटल और ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, में भूकंपीय तरंगों की जो गति के आधार पर असमता पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग असमता के नाम से हम जानते हैं, और यह निचली मेंटल और ऊपरी क्रस्ट को अलग करती है। ओके,
तो ये हमारे पास सेकंड परत के बारे में हो गया। अब लास्ट परत हमारी भूक्रोड, गहराई 2900 किलोमीटर से और बिल्कुल एंड तक यानी 6378 किलोमीटर तक, और घनत्व यहाँ 5 से लेकर 14 तक बढ़ता चला जाता है। कहता है भूक्रोड अथवा अंतरम, इसको अंतरम भी बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, जरूर आएगा एमसीक्यू में। गहराई 2900 से 6378। इस परत का घनत्व मेंटल की अपेक्षा लगभग दुगना हो जाता है। पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% है और द्रव्यमान का 32% इसमें है। एक अनुमान के अनुसार क्रोड का औसत तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस एवं घनत्व 13 है। ठीक है, यह मुख्यतः निकेल और लोहा जैसे भारी तत्वों से मिलकर बनी है। निकेल और लोहा कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? क्रोड में, इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक भाग है। चुंबकीय क्षेत्र में भी जो उत्पादकता होती है वो यहीं होती है। पीत रंगों की गति के आधार पर क्रोड को 2 उपभागों में बांटा गया है। सबको पीत रंगों की गति के आधार पर ही बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड से आंतरिक क्रोड के बीच घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, जिसे लेहमैन असमता कहते हैं। बाह्य क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। इस भाग में एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती, विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है सारा, और द्रव अवस्था में एस तरंगें नहीं जा पाती। ये हमने इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लें ज़रूर। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बाह्य क्रोड का भाग तरल अवस्था में, तरल यानी द्रव अवस्था में है। आंतरिक क्रोड 5100 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6378 तक है। यह आंतरिक क्रोड, इस आंतरिक क्रोड का भाग का घनत्व यहाँ 13.6 होता है। यह भाग ठोस अथवा प्लास्टिक रूप में विद्यमान है। आंतरिक क्रोड भाग में पीत रंगों की गति बढ़कर 11.23 प्रति सेकंड हो जाती है। तो ये थी हमारी तीसरी परत। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने ध्यान से पढ़ा। एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं दी गई है जितनी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए इतनी डिटेल में हमें सारा ये पढ़ना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसे अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, जिसको इस वीडियो से लाभ हो सके, उसके साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।